का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग आईपीसी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस लगभग आईपीसी के सॉल्व किए थे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और जैसा कि पहला पार्ट मैंने बनाया तो वहाँ से कई सारे बच्चों के कन्फ्यूजन वहाँ से निकले। 5 से 6 बच्चों ने जो है उस पर कमेंट किया, और मैं आप लोगों के उस कमेंट का पहले यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने जो बताया है आपको वो पूरी तरीके से सही है, वो क्लियर है। उसमें किसी भी प्रकार का आपको गलत नहीं बताया गया है। आप अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करिए और उससे निकलिए बाहर, आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए। कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई थी। इस क्वेश्चन को कराते समय मैंने 3 वर्ड का यूज किया था कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जो है ये प्रोसेस में कब आई थी, यानी कि ये लोगों के लिए लागू कब की गई थी। ये बात मैंने बोली थी। तो जब मैंने ये 3 बातें बोली तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इतना फोर्स करके इस बात को बताया जा रहा है, यानी कि ये बात पूरी तरीके से सही है, तभी इतना फोर्स किया जा रहा है। और अगर बताया जा रहा है इस बात पे, इस बात के इतने एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं कि प्रवृत्त हुई, प्रोसेस में आई, लागू की गई, तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से ये जानना है कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी जो है प्रवृत्त हुई थी। तो मैं आपको बता दूं 1860 में ये जो है अधिनियमित हुआ था। कोई भी बिल जो है पहले बनता है, उसको पेश किया जाता है, ठीक है। तो पहले बिल होता है, जब वो अधिनियमित हो जाता है तो वो कानून का रूप लेता है। और कानून जो होता है जब लोगों पे अप्लाई किया जाता है तब वो प्रोसेस में आता है, तब वो लागू किया होता है। तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि आईपीसी कब अधिनियमित की गई थी। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आईपीसी जो है, भारतीय दंड संहिता जो है, ये अधिनियमित कब की गई थी, तब उसका आंसर आप देंगे कि भारतीय दंड संहिता जो है ये आपकी 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित की गई थी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। ये भी पूछता है कि मतलब इसकी अध्यक्षता किस समिति ने की थी, किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अधिनियमित करने की बात आएगी तो 6 अक्टूबर 1860। और जब आपसे पूछेगा कि आपके जो भारतीय दंड संहिता है, 1860 की जो भारतीय दंड संहिता है ये लागू कब हुई थी, तो यानी कि 1860 में ये कानून बना, लेकिन अप्लाई कब हुआ, तो अप्लाई हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों का इस तरीके से कमेंट था कि मैम आप तो खुद कंफ्यूज हैं और बच्चों को भी कंफ्यूज कर रही हैं। तो देखिए, इस तरीके के जब कमेंट करते हैं ना तो फिर गुस्सा बहुत हाई लेवल का हो जाता है। वैसे मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा आप लोगों पर करती नहीं हूँ कि हाँ मतलब स्टूडेंट्स हैं, लिख दिया होगा, हो सकता है मैं कुछ और मतलब निकाल रही हूँ, आप कुछ और लिखे होंगे। तो इस तरीके से ऐसे मैसेज मत किया करिए आप लोग, ऐसे कमेंट्स मत किया करिए, ऐसे कमेंट किया करिए कि पॉजिटिव वे में हो। जो भी आपको गलत लगता है कि मैम मुझे ये क्वेश्चन पता है, क्या इसका सही आंसर आप सही बता रही हैं, आप इसका क्लियर कर दीजिए। तो एक तरीका होता है किसी को भी कुछ कहने का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद 31 क्वेश्चन जो हमारा है आज के सेशन का, उसे देखते हैं। 31वां प्रश्न है, एक सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1000 का नोट उठा लेता है। यह नहीं जानता कि नोट किसका है। कौने अपराध किया है। आप रैंडम सड़क पे चल रहे हैं, बहुत बार ऐसा देखा होंगे, बहुत सारे लोगों को गिरा हुआ पैसा पड़ा मिल जाता है, या कोई वस्तु मिल जाती है जो कीमती भी हो सकती है, बिना कीमती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो होता तो हमको पता है कि वो किसी दूसरे की ही वस्तु है, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, रैंडम सड़क पे पड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, हमारी भलाई इसमें है कि अगर मेरी अच्छी थिंकिंग इसमें, अगर उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, अगर मेरे पास आकर के उसे मांग ले तो मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगी, भाई हाँ आपका है, आप ले जाओ। लेकिन बुराई तब उत्पन्न होती है कि वो रोड पे गिरा हुआ सामान अगर उसका मालिक मांगने आया और मैं देने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछ रहा है कि सड़क पे किसी सार्वजनिक मार्ग पे जो है कोई 1000 का नोट पड़ा हुआ है, और जो है उस नोट को पा जाता है और उसको पता नहीं है कि ये नोट किसका है। तो अब जो है उस नोट का मालिक हुआ,
ठीक है। अब क यहाँ पे कौन सा अपराध कर रहा है, तो देखिए क ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो क्या है, ना तो उसके मालिक को उसको पता है कि किसका ये नोट है, नोट के मालिक का उसको पता नहीं है, और उसने किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई है। उसे तो क्या मिला है, रोड पे पड़ा हुआ मिला है, जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक चल रही है, सार्वजनिक मार्ग है, तो वहाँ पे वो किसी के पास भी मतलब कि जा सकता है। तो क ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डकैती अपराध के लिए अनिवार्य कम से कम, ठीक है, 5 व्यक्तियों का होना। यदि कोई भी लूट जो है, कोई भी लूट हो रही हो, उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, तो उसे डकैती बोला जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अक्सर ये एग्जाम का सबसे प्रिय क्वेश्चन होता है, अक्सर करके ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन कौन से संयोजन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है दहेज मृत्यु धारा 438 क। तो आईपीसी की धारा 304 बी में जो है आपका दहेज मृत्यु दिया गया है। यदि कोई महिला है जिसके विवाह को अभी 7 वर्ष हुए हैं या 7 वर्ष होने को हैं, और उसके भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो वो क्या है आपका उत्पीड़न के कारण है, मेंटल हैरेसमेंट है, या फिर किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है ससुराल पक्ष से, तो यहाँ पे 100% दहेज मृत्यु बनता है। या फिर लड़की ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, तो भी यहाँ पे दहेज मृत्यु का ही केस बनेगा। तो यहाँ पे आपकी आईपीसी की धारा 304 अप्लाई की जाएगी। बालात संघ जो है आपके आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित किया गया है, और 376 में रेप के लिए क्या मतलब सजा का प्रावधान है उसे बताया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही मेल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। और ये भी गलत है आपका। सही सुमेल हमको क्या करना, सही सुमेलित जो नहीं है उसी का चुनाव करना है। तो ये भी सही सुमेलित नहीं है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। जार कर्म जो है आईपीसी की धारा 497 में है, यही एक सही सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद लूट जो है ये आपका 392 में आपका दिया गया है, और यहाँ पे दे रहा है कि 391 में, तो ये भी सुमेलित नहीं है। लूट या फिर रॉबरी जो है ये आईपीसी की धारा 392 में परिभाषित किया गया है। अब जार कर्म क्या होता है, जार कर्म जो है एक प्रकार का अपराध होता है। इसमें ऐसे व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाता है जो दूसरे की पत्नी के साथ में क्या करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं। ऐसे में ऐसे पुरुषों को क्या किया जा सकता है, 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही सही सुमेल था, बाकी क्या है सही सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा जो है सही सुमेलित नहीं है, जो कि विकल्प 2 में दिया हुआ है। इस वजह से हमारा विकल्प 2 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जार कर्म अपराध नहीं होता यदि उसके लिए महिला की सहमति हो, महिला के पति की सहमति हो, ठीक है, महिला के पति की सहमति हो, तो ऐसे में जार कर्म जो होता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है, यानी कि आपका जो अपराध करने का जो प्रयत्न है, जो प्रोसेस है, मतलब आपने कोशिश किया पर वो कामयाब नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हत्या हुआ या किसी भी प्रकार का अपराध करने का प्रयत्न जो है वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण अपराध माना जाता है। आपराधिक प्रयत्न जो होगा वही अपूर्ण अपराध होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब की हत्या करने के उद्देश्य से ब की शयन कक्ष में रात्रि में प्रवेश करता है, जबकि ब शहर से बाहर था और दोषी है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ब जो है की हत्या करने के उद्देश्य से, ब और कोई पर्सन है, ठीक है, और ब जो है पर्सन का क्या करने के लिए, उसका हत्या करने के लिए रात्रि को उसके कमरे में जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो उसे पता चलता है कि ब जो है वो तो अपने कमरे में है ही नहीं, क्योंकि ब जो है वो किसी काम से बाहर शहर गया हुआ है, ठीक है। तो क्या किया, रात्रि के समय ब के घर जा कर के क्या कर रहा है, उसके घर में घुसा है, तो यहाँ पे ट्रेस पासिंग होगा, ठीक है। तो गृह अतिचार का केस बनेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, गृह अतिचार होगा, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे उसने कोई और प्रयत्न किया नहीं, लेकिन हाँ रात्रि में किसी के शयन कक्ष में गया है, तो ये क्या है, ट्रेस पासिंग का केस बनेगा। अगला क्वेश्चन है,
तेज दिन की रोशनी में कुछ आभूषण चुराने हेतु एक संदूक तोड़ कर ताला खोलता है। ठीक है, ताला खोलता है और संदूक खोलने के बाद पाता है कि संदूक में कोई आभूषण है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, सबसे जरूरी होता है समय भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है। अब ये कह रहा है कि दिन की रोशनी में, ठीक है, और जो है आभूषण की चोरी करने के लिए गया हुआ है और वो एक संदूक का क्या कर रहा है, यहाँ पे ताला तोड़ रहा है। तो किस प्रकार का अपराध कर रहा है? तो जो है यहाँ पे चोरी का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चोरी का प्रयास कर रहा है। यही अगर रात्रि के समय में वो किसी के घर में मतलब रात्रि के समय में किसी के घर में घुसने की कोशिश करता, उसके बाद संदूक तोड़ता, तो वहां पे ट्रेस पासिंग का भी केस उस पर लगता। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाई की मृत्यु कारित करने के आशय से यक्ष उसे विष समझकर पीसी हुई चीनी देता है। वाई वह चीनी खा लेता है। यक्ष ने किया, ठीक है, यक्ष ने क्या अपराध किया ये कह रहा है। देखो, वाई है, वो सोच रहा है कि एक्स को मार डालें। ठीक है, एक सेकेंड, वाई, यक्ष जो है वाई को मारना चाहता है, वाई यानी कि यहाँ पे एक्स जो है वो सोच रहा है कि वाई को वो मार डाले। ठीक है, और उसे जो है पीसी हुई चीनी मिलती है जिसे वो समझता है कि ये जहर है, और वो क्या करता है, वाई को खिला देता है। अब उसे लगता है कि मैंने उसको जहर दे दिया, और पता चलता है बाद में कि वो तो पीसी हुई चीनी थी, वो तो जहर था ही नहीं। तो यहाँ पे वाई को कोई हानि तो नहीं हुई, लेकिन एक्स ने कौन सा अपराध किया ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो एक्स ने कौन सा अपराध किया है? हत्या का प्रयत्न किया है यहाँ पे। ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु उसे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है। वह महिला दोषी है। ठीक है, वह महिला दोषी है, तो वह महिला जो है उपयुक्त में से किसी की दोषी नहीं है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और एक महिला ब को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैला दवा देता है। ठीक है, यह पाया जाता है कि महिला ब गर्भवती थी ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है और एक कोई लड़का है जो एक महिला है, उसको गर्भपात कराने के लिए, अबॉर्शन कराने के लिए क्या कर रहा है कि मतलब बच्चा गिराने के उद्देश्य से उसे एक विषैला दवा देता है जो उसके मतलब उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसको एक दवा देता है। अब यहाँ पे बाद में पता चलता है कि महिला गर्भवती तो थी ही नहीं और उसे उस प्रकार की दवा खिलाई गई। तो यहाँ पे जो है वो किस प्रकार का दोषी माना जाएगा? तो जो है यहाँ पे प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन इंगित कीजिए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निगमों को अपराधों के लिए दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो सत्य दिए हुए हैं। अपराध करने का प्रयत्न सदैव दंडनीय होता है। यदि कोई अपराध करने का प्रयत्न भी कर रहा है तो ऐसे में वो क्या है, दंड का पात्र होगा। अपराध करने की तैयारी अपवादित मामले में दंडनीय होती है। आपराधिक कार्य तथा आपराधिक मनोस्थिति में पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है। इस प्रकार से अलग से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरीके से सभी ऑप्शन की भी जानकारी होना जरूरी है। तो बाकी स्टेटमेंट जो है सत्य दिए हुए हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से एक मानहानि के आरोप के सफाई योग्य नहीं है, यानी कि इसको हम जो है एक तरीके से एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। तो किससे नहीं कर सकते हैं? जिसके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है। ठीक है, जिसके लिए मानहानि का दावा किया गया है, यदि वो व्यक्ति जीवित ही ना हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में जो मानहानि का केस होगा वो शून्य पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट देख लेंगे। लांछन सत्य था और लोकहित में था। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यदि किसी पे आरोप लगाया जा रहा है और उससे उसकी निंदा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मानहानि का केस बनेगा। लांछन सद्भावना पूर्वक था और सार्वजनिक मामलों से संबंधित था। लांछन जो है सही तरीके से लगाया गया था और
ऐसे में सार्वजनिक मामले से संबंधित है, मतलब उसमें कई सारे लोगों का सार्वजनिक तौर पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब लोकवाद से संबंधित वो मामला था, ठीक है। तो वहाँ पे मानहानि का केस बिल्कुल बनेगा। इसके बाद है लांछन कोर्ट कार्रवाई की ऐसी रिपोर्ट था जो पर्याप्त मात्रा में सत्य था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देखेंगे मानहानि के अपराध के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है, ठीक है। तो मानहानि के केस के लिए यहाँ पे जो सत्य नहीं है कि इसका प्रकाशन होना अवश्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि मानहानि का मतलब यही है एक तरीका कि वो अगर न्यूज़पेपर में या किसी भी प्रकार का उसका प्रकाशन किया गया है या पोस्टर लगवा दिया गया है, प्रकाशन किया गया है, प्रकाशित किया गया है, तभी वो माना जाएगा कि ये मानहानि का अपराध है। देखिए क्या क्या हो सकता है मानहानि के लिए। यह शब्दों बोले गए अथवा पढ़ने के लिए आशयित इशारा या दृष्टिगोचर रूप होना चाहिए। देखिए मानहानि एक तरीके से होता है किसी की छवि को धूमिल करना, किसी के व्यक्तित्व को मतलब बुरा भला कहना, गलत बताना, तो यही क्या है मानहानि है। तो अब कह रहा है कि मानहानि जरूरी नहीं है कि ये प्रकाशित ही करके कहा गया हो, ये स्टेटमेंट जो है प्रकाशित किया गया हो तभी सही होगा, ठीक। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर कोई किसी को बोल करके भी सामाजिक तौर पे किसी की कहीं पे निंदा कर रहा है जिससे उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है तो वो क्या है मानहानि माना जाएगा। यह एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को दूसरे की दृष्टि में कम कर देता है, जैसा कि मैंने बताया किसी की इमेज को डाउन कर देना, मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे किसी की इंसल्ट कर देना, ठीक है। तो ये भी क्या है मानहानि है। यह एक आशायित भी हो सकता है और उपेक्षापूर्वक, मतलब कि खुद से नीचे सबको दिखाना कि हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ और ये तो कुछ नहीं है, मतलब किसी को छोटा दिखाना, छोटापन दिखाना, तो ये भी आपका क्या है मानहानि है, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पे 107(2) के तहत जो है क्या किया जाता है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण का प्रावधान है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए को बी ने चाय के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। जब बी चाय बनाने के लिए रसोई में था, ए को मेज पर सोने की अंगूठी मिली। ए उसे उठाता है और कुछ समय पश्चात बेईमानी से ले जाने के आशय से कमरे में कहीं रख देता है। ए ने कौन सा अपराध किया। यहाँ पे देखिए ए है, बी है। बी जो है बी जो है ए को चाय पे बुला रहा है कि आओ मेरे घर भाई चाय वाय पी लो, तो वो चाय पीने के लिए उसके घर पे आया ए। उसके बाद क्या उसने देखा कि बी जब चाय बनाने चला गया तो वो थोड़ा सा मूव किया कमरे में, और जब मूव किया तो पता चला कि भाई सोने की एक अंगूठी उसको मिल गई। अब उसने सोचा कि का जगह बदल देता हूँ, जहाँ मैं प्रॉपर तरीके से आता जाता हूँ वहाँ पे रख देता हूँ, बाद में इस अंगूठी को मैं उठा ले जाऊँगा। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या है, चोरी करना है। तो क्या कर रहा है ए, यहाँ पे क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स वाई की हत्या करता है तथा जेड वाई के मृत शरीर को छुपा देता है। जेड ने निम्न में से कौन सा अपराध किया। एक्स क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जेड जो क्या कर रहा है, डेड बॉडी को छिपाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हत्या के अपराध को लोप करने का, यानी कि हत्या का जो अपराध हुआ है उसे छिपाने का जो अपराध होगा वो जेड यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हत्या के अपराध को छिपाने का अपराध होगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, तुच्छ अपराध को क्षम्य बनाती है। तो आईपीसी की धारा 95 जो है तुच्छ अपराध को, छोटे अपराध को क्षमा योग्य बनाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका आईपीसी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट था। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेंगे, और ये इसका पार्ट 2 था। और आगे आपको वीडियोस लीगल एप्टीट्यूड की मिलती रहेंगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आप अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।